तो हेलो गाइस, आज हम अपनी पार्ट 7 की वीडियो के बाद अपनी पार्ट 8 वीडियो पे आ चुके हैं। जो और हमारे चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज है। तो आज हम अपने पार्ट 7 में जो हमने पढ़ा था प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेरे को लगता है आपने अब तक इसको अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो आज मैं वीके जी भैया आज आपको इस चैप्टर का पार्ट 6 बताऊंगा, पार्ट 8 बताऊंगा, जो है हमारा periodic trends and in properties and screening effect and Slater's rule। Slater's rule और screening effect एक ही चीज है, बस उसके अंदर यूज होने वाले मेथड को, स्क्रीनिंग इफेक्ट में यूज होने वाले एक मेथड को Slater's rule कहते हैं। और हम पीरियोडिक ट्रेंड्स की शुरुआत करेंगे। आज हम ट्रेंड तो कोई पढ़ेंगे नहीं, पर क्या कहते हैं, हम एक ट्रेंड को समझने के लिए एक तरीका समझेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पीरियोडिक टेबल में से मेजोरिटी इन्हीं को पूछा जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पहले थोड़ी नॉर्मल जानकारी जान लेते हैं, ताकि जो उन बच्चों को पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं वो पता नहीं, उन्हें वो पता चल जाए। The specific patterns or trends in the characteristic properties of the elements in periodic table allows us to predict these properties and reaction accurately। कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के, जिनका अगर हम पीरियोडिक टेबल में डालें तो हम उनको एक पैटर्न बना सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स के हमने प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में लिख दी, तो हमें एक पैटर्न दिखता है कि कैसे हमारा नॉर्मली ये पैटर्न चल रहा है इस टाइप की प्रॉपर्टी के लिए, इस ग्रुप में, इस पीरियड में, ताकि हम उनकी रिएक्शंस को एक्यूरेटली याद रख सके और प्रेडिक्ट कर सके। जिसकी वजह से कई लोग कहते हैं कि क्या फायदा है हमें, हम ये तो नेट पे भी चेक कर सकते हैं। तो जी आप ये अब तो नेट पे चेक कर सकते हैं, पर जब पहले के वक्त में हमारे को ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं था, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज को लगा के, जैसे 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लगाई, उससे हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। फिर बाद में हम बाकी एलिमेंट्स में भी वही पैटर्न लगा के कई सारी प्रॉपर्टीज हम जान लेते थे। तो इसलिए ये एक अच्छा मेथड रहा था। मेंडलीव ने इसका बहुत यूज किया था और अपने पीरियोडिक टेबल को और बड़ा करा था। पीरियोडिक ट्रेंड्स अराइज फ्रॉम द चेंजेस इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है वो अराइज होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस से। उनकी उनकी केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स के अंदर क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उससे पीरियोडिक ट्रेंड अराइज होते हैं कि जिसके भी रिस्पेक्टिव पीरियड और ग्रुप सेम होंगे टेबल में। Periodic trend arises from the changes in the atomic structure of the chemical element within their respective period and group periodic table। यानी कि जो periodic table के अंदर एक specific period और group पे जो element है, उसकी एक periodic property होगी जो बाकी एलिमेंट से कैसे मैच हो रही है, हम वो periodic trend देखेंगे। The periodic reoccurrence of elements with similar physical and chemical properties when these elements are listed in order of increasing atomic number result directly from the periodic reoccurrence of similar electronic configurations। यानी कि हमारे एलिमेंट्स की सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आती है जब उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में डालते हैं, जिससे हमारे पीरियोडिक रिकरेंस मिलता है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन आउटर शेल ऑफ रिस्पेक्टिव एटम्स के अंदर। तो इसी के साथ हम अपनी अगली स्लाइड पे जाते हैं। हमारा अगला एक स्पेशल कंसेप्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स। हम पढ़ेंगे अगली क्लास से, शुरू करेंगे एक एक ट्रेंड को हम अच्छे से डीप में उनके बारे में डील करेंगे, पर उससे पहले हमें एक स्पेशल कंसेप्ट जानना पड़ेगा जो हमारी मदद करेगा इन ट्रेंड्स को समझने में। ये बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत कम प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, पर ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे जरूरी कंसेप्ट है और ये आपको बुक्स में भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। बहुत थोड़ी बहुत डेफिनेशन मिल जाएगी आपको हर बुक में, पर इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा यहाँ के अलावा। पर ये कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो आपको ट्रेंड समझने में बहुत इजी होएगा। तो हम हमारा स्पेशल कंसेप्ट शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स को शुरू करते हैं। तो हम पहुंच गए शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन के टॉपिक पे। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज only attractive electronic forces between negatively charged electrons and positively charged nucleus are present। ये आपने पक्का पढ़ रखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आपने पढ़ा है, नहीं तो मैं इसके बाद ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर लेने की सोच रहा हूँ।
कि जैसे अगर एक न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वो होती है जिसके अंदर बस एक इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ बस एक इलेक्ट्रॉन है इसको ऑर्बिट में, अब को और कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, तो इसमें बस एक अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है कि ये दो ही चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें अट्रैक्ट करेंगी कि अपोजिट चार्ज है इनका, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रही है। पर 1930 में जॉन क्लार्क ने सजेस्ट किया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स इन एडिशन टू दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में, और ये मैं अभी आपको समझाता हूँ डायग्राम बना के। मतलब जॉन क्लार्क ने 1930 में ये कहा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, एक रिपल्शन फोर्स होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये बना दिया एक ऑर्बिट, एक ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस, एक मिनट इधर बना देते हैं। हाँ ये देखो। हाँ तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस था, थोड़ा काले रंग का बना दे, वो लाइट लग रहा था बड़ा न्यूक्लियस। और फिर बाद में यहाँ कोने में हमारे थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पांचवा इलेक्ट्रॉन, यहाँ छठा इलेक्ट्रॉन, यहाँ सातवां, यहाँ आठवां, बीच में और होंगे वो मैंने बस आपको भी एक्सप्लेन करना है इसलिए थोड़े बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट तो हो रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉन इसको दूर फेंक रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे दूर फेंक रहा है कि जी दूर जा, दूर जा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे दूर फेंक रहा है। तो ऐसे क्योंकि सेम चार्ज के, तो सेम चार्ज की स्पीशीज एक दूसरे को दूर फेंकती है, तो ये इसने कहा कि एक रिपल्शन फोर्स भी आएगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। The atom is stable because the attractive force of attractions are more than repulsive force. तो कई लोगों ने सोचा कि भाई ये एटम स्टेबल कैसे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे अपने ऑर्बिट में क्यों चल रहे, वो इधर उधर क्यों नहीं जा रहे। तो ये बात आई कि जो इंट्रैक्शन की फोर्स है वो रिपल्शन की फोर्स से ज्यादा है, जिसकी वजह से एटम स्टेबल है। However, the electrons in the outer valence shell cannot experience the full force of attraction of the positive charge on the nucleus due to the presence of intervening inner core electron. जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत हद तक तो क्या कहते हैं एक बार को एक्सपीरियंस कर पा रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन तक एक तो डिस्टेंस इतना दूर हो गया कि ये अट्रैक्शन का डिस्टेंस इतना दूर जा रहा है कि ये यहाँ इतनी दूर तक अट्रैक्शन चल नहीं पा रहा। एक मिनट में थोड़ा इरेज भी करूँ तो कोई बात ही कर दो। हाँ ये देखो, ये मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इतनी दूर हो गया है अट्रैक्शन के लिए, पर ये क्या कहते हैं दिक्कत ये आई कि इसका वैसे ही अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होंगे मैंने जो ड्रॉ नहीं करे हैं, क्योंकि हकीकत में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं हर ऑर्बिट में। उल्टे ये वाला जो पास का इलेक्ट्रॉन है ये इसे दूर फेंक रहा है, ये और ये भी और पास का है ये भी दूर फेंक रहा है, ये क्या कहते हैं, ये अपने पास खींचना चाह रहा है पर इसका डिस्टेंस बहुत दूर है, ये वाला भी दूर फेंकने की थोड़ी कोशिश कर रहा है, ये भी थोड़ी कोशिश कर रहा है, पर ये कोशिश ज्यादा हो जा रही है धीरे धीरे बाहर वाले पे, तो जिसकी वजह से ये जो ये वाला सारे रिजल्टेंट आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन के अंदर इंटरवीनिंग इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, उसको क्या कहते हैं
एक्सपीरियंस करने में फुल चार्ज जो उसका बनना चाहिए था। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। This is known as shielding screening effect of the outer electron of an atom from the positive charge of a nucleus by inner shell electrons. तो यही चीज को कि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन दे रहे हैं, उसका पूरा न्यूक्लियस का चार्ज लेने नहीं दे रहे, इसी को हम शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो net positive charge experienced by the outer shell electron due to shielding effect is known as effective nuclear charge. तो आखिर में जो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कम एक्सपीरियंस कर पा रहा है वो बाहर वाला, कि उसे लग रहा है कि भाई हकीकत में न्यूक्लियस का चार्ज कम है, पर न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही है, वो इलेक्ट्रॉन्स कम कर रहे हैं, उसे इलेक्ट्रॉन से पता नहीं चल रहा कि इसका चार्ज कम हो रहा है। तो उसको हम जो कहते हैं कि उसे क्या लग रहा है कि न्यूक्लियस का चार्ज है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसे हम Z इफेक्टिव कहते हैं। Despite the shielding effect, the attractive forces experienced by the outer electron increases with an increase in atomic number. कितना ही अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हो आउटर इलेक्ट्रॉन, पर जैसे जैसे हम Z की वैल्यू इंक्रीज करेंगे कि इसकी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, तो अंदर का धीरे धीरे कोर का इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ रहा है, उतना उतना ज्यादा इसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा। एक हमने डायग्राम शो किया है आपको, ये हमने ऑनलाइन लिया है, तो कोई ऑफेंस नहीं चाहते हम कि कोई कहे कि ये तो मेरा डायग्राम लिया गया है, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, पर मैं ये पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ एक पर्पस के लिए। तो ये हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें हमने Z इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज लिया है, Z48 वैल्यू है, ये K शेल है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, ये एक ये दो, तो यहाँ पे ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन N के यहाँ पे इसे कम कर रहे हैं, फिर M के कम कर रहे हैं, फिर L के कम कर रहे हैं, फिर K के भी कम कर रहे हैं, तो सोचो यहाँ तक कितना कम चार्ज पहुंच पा रहा होगा। तो इसका Z इफेक्टिव जो है वो लेस देन 48 जा रहा है, ये दिक्कत आती है हमारे इसमें। तो अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। नोट, जनरली शील्डिंग इज इफेक्टिव when the orbitals in the inner shell are completely filled. जब अंदर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो ही हमारी शील्डिंग को हम इफेक्टिव मानेंगे। अगर अंदर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनर शेल में और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, वो खींच लेगा न्यूक्लियस से इजीली। तो ये सिचुएशन जो है कि अंदर अच्छे से फिल्ड हो, वो मेनली अल्कली मेटल्स के केस में होता है कि अल्कली मेटल्स के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल, और उसके प्रीसीडिंग में पूरा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता ही होता है। तो इसलिए हमारे नोबल गैसेस में आउटर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा शील्डेड होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the outer electron depends on the shell and shape of the orbital in which electrons are present. जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, वो डिपेंड करता है शेल के ऊपर भी और शेप के ऊपर भी ऑर्बिटल की कि कितना होएगा, in which electron are present. Some essential features are as follows. हम कुछ जानेंगे कि कैसे शेप से फर्क पड़ता है, कैसे शेल से फर्क पड़ता है। Within the same shell, electrons in the s orbital shield the outer shell electron from the positive charge or the nucleus more effectively than the p orbital due to their symmetrical shape. s orbital की symmetrical shape होती है, p orbital की थोड़ी एक हद तक symmetrical नहीं बचती कुछ डायरेक्शन में, और क्या कहते हैं d orbital की और asymmetrical हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारा s orbital है वो p orbital से ज्यादा शील्ड करता है, और फिर जो हमारा p ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल से ज्यादा शील्ड करता है ड्यू टू देयर शेप्स। और उसके बाद f ऑर्बिटल का लीस्ट होता है, ये अगली स्लाइड पे भी आपको पता चल जाएगा, आगे की स्लाइड पे देखिए ये आ गया।
यहाँ पे जैसे हमने लिख रखा है, ये स्लाइड पे हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, किसमें तो एक और टॉपिक डिस्कस करना है तो हम उसमें नहीं कर सकते थे, नहीं तो हम उधर ये बात कह देते। तब अगले 2 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। The electrons in the s orbital spend more time closer to the nucleus than the electrons in the p orbital due to its spherical shape. जो s orbital है वो पूरा गोल है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास जा सकता है। p ऑर्बिटल डबल शेप है, उसके पास दो ही तरफ से जाने का मौका होता है न्यूक्लियस के पास, तो वो थोड़ा कम जा पाता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेता है न्यूक्लियस के पास, पर p में नहीं कर पाता। The electrons in a p orbital spend more time near the nucleus than electron in d orbital. उल्टे p के अंदर और ज्यादा टाइम होता है d से कंपेयर में। Thus, the effective positive nuclear charge decreases with an increase in azimuthal quantum number. जैसे जैसे azimuthal quantum number इंक्रीज होएगा वैसे वैसे इफेक्टिव पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होएगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन कम देर तक रुक पाएगा। इसका कुछ ऐसा मतलब है कि हम अगर क्या कहते हैं एस ऑर्बिटल हमारा पहले आ रहा है पी से, तो एस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम कर सकता है सरवाइव, तो हमारा क्या कहते हैं एस एस इलेक्ट्रॉन बहुत पास में हो जाएगा न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस के पास जाने की वजह से वो न्यूक्लियस के इतना क्लोज हो जाएगा कि पी वाला का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस के करीब जाने में कतराएगा, कि वो पहले से ही अट्रैक्टेड है। कि जैसे एक लड़की है वो सुंदर है, लड़के सारे पसंद करना चाहते हैं उसे, पर वो क्या कहते हैं लड़का अगर उसको कोई पसंद पहले से ही कर, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद कर चुकी है, तो एक बार को उससे बोलने में कतराते हैं कि बाद में छोड़े अगर उसे तो ही हम उससे बात करेंगे। तो ये ऐसा केस है, तब भी उसकी तरफ नजर टिकी रहती है, तो तब भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की नजर न्यूक्लियस की तरफ टिकी रहती है, तो एक इफेक्टिव पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। तो अगला पॉइंट हमारा है सिमिलर ऑर्बिटल in different atom have different energies because the effective nuclear charge differs. जो similar orbital होंगे different atom के, वो उनके अंदर different energy होंगी क्योंकि effective nuclear charge differ हो गया। The energies of the similar orbital decrease with an increase in nuclear charge. पर जो energy of the similar orbital होगी वो decrease हो जाएगी nuclear charge के increase होते होते। मतलब सिमिलर ऑर्बिटल डिफरेंट एटम्स में है तो उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी, क्योंकि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफर करेगा। पर सिमिलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करते हैं। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड क्लियर करते हैं फिर पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर और शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्या कहते हैं क्वेश्चंस में आता है मेनली। जो अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे वो थोड़ी बहुत थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दी है, वो हमारे क्वेश्चंस में इतनी आती नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन के उसके एक्सप्लेनेशन के बिना आप ये सोचते कि ये रटवा रहे हो आप। अब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ये रटवा रहा हूँ, मैंने आपको एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन दी है कि एस के अंदर साइज की बात है कि वो कितनी देर इलेक्ट्रॉन पास में है, किस वजह से ये ऑर्डर आया है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन, ns greater than np greater than nd greater than nf screening effect। तो as the distance from the nucleus increase होएगा, shielding effect of the inner electron of the subshell decrease होएगी। ये हमने अभी बात करी थी, ये न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, उतनी शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज होती जाएगी। कि जितना पास, अगर हम पहले शेल की बात करें तो दूसरा शेल में शील्डिंग बहुत ज्यादा होगी कि पहला बहुत शील्ड कर रहा है, अगर हम 5वें तक पहुंच गए तो पहला वाला बहुत कम शील्ड कर पा रहा है, ये बात आएगी। तो as the distance from the nucleus increases, shielding effect of inner electrons of the subshell decreases। 3D की जो हमारी स्क्रीनिंग होती है वो 7s से ज्यादा होती है, हमें याद रखना है। ये डाटा होता है, ये कभी कभार आस्क कर दिया जाता है, इसका कोई खास रीजन तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बस आप ये देख लीजिए, इसका एग्जांपल हो गया ये कि डिस्टेंस इंक्रीज हुआ 7s बहुत दूर हो गया 3D के हिसाब से, तो इसकी शील्डिंग कम होगी, 7s की शील्डिंग 3D से कम है।
ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है 7s और 3D को कंपेयर करने के बारे में, और सबको भी कंपेयर करने का पूछा जा सकता है। तो जितना दूर होएगा आप उसको उतनी शील्डिंग कम कह देना। पर 3D और 7s का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। हाँ, तो अब हम अगली स्लाइड पे आ चुके हैं अपनी। अब हम देखेंगे ये वाला टॉपिक, स्लेटर्स रूल बाय वीकेसी भैया। We don't have any experimental method to calculate the exact z effective. Z effective कोई खास बात नहीं है जिसे हम कैलकुलेट कर पाए। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है कि ये इतना है तो हम इतना मान सकते हैं z effective को। ये एम्पेरिकल है कि किसी चीज के हिसाब से है कि इसकी z effective इतनी मानेंगे तो हम इसकी इतनी मान लेंगे। So there is an empirical rule suggested by the scientists later to calculate approx z effective. पर अगर आपसे कोई z effective पूछता भी है तो बेशक वो empirical है, पर आपको स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग बतानी है। ये पर जानना बहुत जरूरी है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला एडवांस के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल मेंस में भी एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। तो ही gave a relation for determining the net attraction on an electron. एक इलेक्ट्रॉन के नेट अट्रैक्शन को डिटरमाइन करने का इसने रिलेशन दिया, जो था z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा। सिग्मा इसमें शील्डिंग का और स्क्रीनिंग का कांस्टेंट होता है, जो हमारा नेट रिपल्जन को मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स से रिपोज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे तो वो सेम शेल और इनर शेल के लिए होता है। जेड इफेक्टिव हमारा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन, जैसे हम पढ़ते आए हैं, और जेड होता है हमारा नॉर्मल एटॉमिक नंबर। इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, अब मेन टॉपिक शुरू हो गया है। ये देखिए, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो पहले हमें अपनी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जैसे आपने सीखी है लिखनी चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में, जो मैं आपको इस चैप्टर के बाद बताऊंगा। तो देन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम लाइक, ऐसे लिखनी है हमें कि 1s से लिखनी है, 2s लिखनी है, 2p लिखनी है, 3s लिखनी है, 3p लिखनी है, 3d लिखनी है, 4s लिखनी है, 4p 4d 4s लाइन वाइज लिखनी है, और ऐसे हमको ग्रुप्स में बना देनी है। आपको क्वेश्चन 4f तक पूछा जाएगा, उसके बाद की कोई आज तक इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है स्क्रीनिंग इफेक्ट की निकालने की। तो इतने तक ही हमारे ग्रुप हमने पढ़े हैं। तो हमारे को 1s का ग्रुप बनाना है, 2s 2p का ग्रुप बनाना है, 3s 3p का ग्रुप बनाना है, 3d अलग से, 4s 4p का ग्रुप अलग से, 4d का ग्रुप अलग से, और 4f का ग्रुप अलग से। Note, only the configuration presentation will be in this order and bracket. Still, the number of electron in a subshell will be according to standard electronic configuration. जी, अब कोई बंदा कहे कि ऐसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, और वो कहे कि हम ऐसे लिखेंगे कि 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, फिर हम 3d4 भर दे, तो जी वो मानने नहीं है। आपको पहले 4s2 ही भरना है, फिर 3d भरना है। कई लोग कहते हैं कि 3d पहले भर देते हैं, अगर ऐसे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो नहीं, जैसे हम लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रुप मेड बाय bracket of the electron for which sigma is to be calculated have no contribution to the value of sigma. सिग्मा की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारे राइट हैंड साइड में, जैसे हम 4p का गिन 4p और 4s वाले ग्रुप का गिन रहे हैं, तो हम सिर्फ 3d 4s 3p 3s 2p 2s 1s का देखेंगे। हम 4d और 4f को कंप्लीटली इग्नोर मारेंगे। इग्नोर, जब हम अगर 4p या 4s में से किसी का देख रहे हैं तो हम इन दोनों को इग्नोर मारेंगे। अब कई बच्चे सवाल पूछते हैं, जी ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ऐसा होता है क्योंकि ये देखिए, ये एक हमने बना दिया एटम, ये बन गया न्यूक्लियस। तो मान लीजिए
ये देखो अभी थोड़ा बड़ा भी बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के माध्य बनना। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ। तो देखिए ये वाला ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसे दूर फेंकेगा, ये वाला दूर फेंकेगा। पर ये वाला तो इसको न्यूक्लियस के पास फेंकना चाह रहा है, ये भी न्यूक्लियस के पास फेंकना चाह रहा है, ये भी न्यूक्लियस के पास फेंकना चाह रहा है। तो जो न्यूक्लियस के पास फेंकने वाले थे उसको हमने ऐसे एडजस्ट करा वैल्यूज को कि जो हमारे को दूर फेंक रहे हैं उनके अंदर ही हम डिटेक्ट कर दे उन वैल्यूज को। तो हमने कहा कि भाई जो उसके हमारे न्यूक्लियस के पास फेंकने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हमने पहले ही इफेक्ट हटा दिया, जो यानी कि 4p में है तो 4d और 4f वाले हमारे को पास फेंकते न्यूक्लियस के, तो हमने उनका इफेक्ट पहले ही निगलेक्ट मार दिया। तो अब हमें उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब अगली स्लाइड पे जाते हैं, अगर पढ़ने की जरूरत नहीं है उनके बारे में, कि अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। और तो रूल्स ही रूल्स बताए जा रहे हो, थोड़ी वैल्यूज तो बताओ। बच्चों को वैल्यूज वाले टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं केमिस्ट्री में। तो फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस और पी सबशेल, other electrons present in the same shell will contribute 0.35 nucleus charge units each। अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल नंबर देख रहे हैं, तो अगर सेम शेल नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन है कि हमारा जो सब शेल है वो ऐसे है, मतलब पी है, तो हम 4s के इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, सेम शेल है वो, 4p का सेम शेल 4s हो गया। तो हम उसके अंदर 0.35 कंट्रीब्यूशन लेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स का। इसका एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है उनके 1s सब शेल के अंदर जब हम लेते हैं तो उनके अंदर बस 0.3 लेते हैं। इसका एक क्योंकि वहां पे थोड़ा कम हो जाता है, इसका रीजन कुछ परफेक्ट है नहीं। और आप पढ़ेंगे तो कॉलेज के अंदर जाके पढ़ेंगे, अभी आपको समझाया नहीं जा सकता जितना रीजन उसका जो है परफेक्ट, वैसे भी वो परफेक्ट नहीं है रीजन। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल विल कंट्रीब्यूट 0.85 ईच। जो n शेल की जगह n-1 शेल है उसके अंदर 0.85 लेंगे हम ईच इलेक्ट्रॉन का। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है n-2 शेल में है तो फिर हमें 1.0 लेने शुरू कर देंगे कंट्रीब्यूशन। फिर n-3 हो n-4 सबका 1.0 ही कंट्रीब्यूशन होगा। ये तब की बात थी जब हमारे इलेक्ट्रॉन s या p सब शेल में हो। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो d या f सब शेल में हुआ तो हमारे रूल्स थोड़े से चेंज होते हैं। The other electron present in the same group I within same bracket will contribute 0.35 each। जब सेम ब्रैकेट के अंदर होंगे कि डी के बाकी इलेक्ट्रॉन या एफ के बाकी इलेक्ट्रॉन, तो हम उनको सिर्फ 0.35 मानेंगे। और बाकी बेशक एस में हो, पी में हो, n-1 में हो, n-2 में हो, n-3 में हो, सबको ही 1.0 देंगे। 0.85 का यहाँ कोई चक्कर नहीं है अगर डी और एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन हो तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि कैलकुलेट करो z इफेक्टिव उन इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4s और 3d सबशेल में हो आयरन के Fe आयरन होता है। आयरन का कुछ आप बच्चों को एटॉमिक नंबर ना पता हो तो वो होता है Z इक्वल्स टू 26। पर ये आपको अगर आप 11th 12th में पहुंच चुके तब तक पता चल जाना चाहिए था। अगर आप छोटी क्लासेस में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। और जो ये है इसके अंदर हम 4s वाले की बात करें अगर, तो हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे कि आयरन की होती है 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d6। पर अगर हम इसे स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो ऐसे होएगा कि आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 ऐसा आएगी। तो अगर हम सिग्मा कैलकुलेट करें 4s के लिए, हम ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मिनट वाइट रंग लिया,
यार क्यों परेशान कर रहा है, हम हो जाएगा शायद। हाँ देखो, हो गया कि यहाँ अगर 4s1 प्लस 1 है, दो इलेक्ट्रॉन को हमने अलग अलग लिख दिया, तो हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें 4s है हमारा, तो हम पहले वाले रूल्स लेंगे। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बच गया 4s के सेम ग्रुप का, तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया इंटू 0.35 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड हीलियम का नहीं है, जो दूसरे एलिमेंट का है, तो इसका 0.35 कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन अदर इलेक्ट्रॉन इज फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग। इसका समझाने की कोई जरूरत नहीं बात। फिर n-1 के लिए हमने सुना पढ़ा था 0.85 है, तो n-1 फोर्थ का जो होता है वो हमारा 3 होता है। तो हम इन वालों को देखेंगे, तो इनके अंदर 6 6 2 12 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर बाद में हम n-2 n-3 के देखेंगे कि n-2 हो बेशक 2 यानी n-3 हो, सबका मन लेके हमने बात की थी। तो 6 + 2 + 2 10 हो गए, 10 इंटू 1.0। इनको कैलकुलेट करने के बाद 22.25 आता है हमारा, और z इफेक्टिव इस वजह से 26 - 22.25 आ जाता है। मतलब देखो जी, आउटर इलेक्ट्रॉन की कुछ पता ही नहीं चल रहा। आउटर इलेक्ट्रॉन तो कह रहा है भाई चार्ज इसका न्यूक्लियस का 3.75 है, बेशक इलेक्ट्रॉन का बेशक न्यूक्लियस का चार्ज 76 है, पर उसे इतना कम दिखता है आउटर इलेक्ट्रॉन को। ये हमें देखना था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और आज फिर अगला जो हमारा पार्ट है वो है 3D का कैलकुलेट करने का। तो आयरन की वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी हमने, 3D का गिनेंगे तो हमें 4s को गिनना ही नहीं है। हमने जैसे पढ़ा था 3D के बारे में पढ़ते वक्त 4s के बारे में जानना ही नहीं है। 3D के अंदर 1 + 5 लिखेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आगे 0.35 से एक का जिसका हम गिन रहे हैं 3D हो गया। फिर हम इसके अंदर n-1 में गए, ये वाले तो 8 आ गए। पर हमारा जो दिक्कत थी ना, ये दिखे हम डी वाले के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। डी और एफ के अंदर रूल था कि बस हम दो 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 कंडीशन देखते हैं कि एक इसेंशियल में हो, और अगर बाकी के सारे जो है उन सबको हम एक साथ ही लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 2 8 8 2 16 16 2 18 18 आ गए, 18 इंटू 1.0 19.75। तो जेड इफेक्टिव जो हमारा है यहाँ पे आ गया 6.25। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो 3D का 3D का जो है हमारा जेड इफेक्ट है वो 6.25 है, और जो हमारा 4s का है वो 3.75 है। तो हम यूजिंग स्लेटर्स रूल एक हम बात कहते हैं कि using Slater's rule, it can be understood that the 3D electrons are more strongly attracted by the nucleus, क्योंकि उन पे ज्यादा हम वो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज हम देख पा रहे हैं, बल्कि 4s वाले कम देख पा रहे हैं। Hence, through the electrons are filled first in 4s subshell, yet removal of electron takes place from 4s subshell. कि आप जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस की लिखते हैं, तो आप कहते हैं कि जी हम 4s में से क्यों इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब हमने 4s को पहले भरा है 3D को बाद में भरा है, तो 3D की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, हम 3D में से इलेक्ट्रॉन निकाले। पर ये इसलिए होता है कि एनर्जी वाइज वो फीलिंग होती है, पर जब हम रिमूव कर रहे होते हैं तो हम उनका अट्रैक्शन देखते हैं कि अट्रैक्शन किसका कम है। तो 4s के अंदर अट्रैक्शन जो है वो कम है 3D से, तो हम 4s से इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 3D के कंपेरिजन में। For the first transition series element, it can be generalized for all transition elements that removal of an electron will take place from ns subshell first and then from n-d subshell. तो आज एक और मिसकंसेप्शन कई बच्चों का क्लियर हो गया। कई बच्चे सोचते थे कि 4s के अंदर हम पहले भरते हैं तो हमें पहले 3D में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। ये अब आप ट्राई भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन बंद कर देता हूं, ट्राई कर लीजिए।
अब आप पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। हम 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं 4s इलेक्ट्रॉन के लिए स्कैंडियम के। अब स्कैंडियम का कई बच्चों का एटॉमिक नंबर ना पता हो तो Z इक्वल्स टू 21 होता है। तो स्कैंडियम का हमने लिखी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वह ऐसे कुछ है 3d1 4s2, यानी 4s2 3 बनता तो हमने 3d1 को पहले लिखा जैसे हमने डिस्कस किया था। तो हम क्या कहते हैं 4s के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब वापस से वही सारी वो होगी 1 1+1 का ऑफर। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम गिन रहे हैं, तो बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला 0.35 हो गया। बाकी जो उससे कम वाले हैं उसके लिए 6+2+1, तो हमारा 9 हो गया। 9 × 8 0.85, और बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 होता ही है, तो ये हो गया 10 × 0.1, तो हमारा 18 आया। जेड इफेक्टिव हमारा 21 - 18 3 आ गया। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है 3D के लिए। तो 3D के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 3D में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 0.35 का चक्कर ही हट गया। 4s को हम गिनेंगे नहीं क्योंकि ये बाहर का हो गया, तो क्या कहते हैं हम बस इनको गिनेंगे। और डी सबसे पहले तो हम सारे के साथ को साथ में गिनेंगे, तो ये हो गया 18 × 0.1.0। 6 + 2 8, 8 + 8 16, +2 18, तो 18 आ गया सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव 3 आ गया हमारा। तो मतलब हमारा 4s और 3D दोनों सबसेट में सेम वो आया जेड इफेक्टिव। तो इसी के साथ हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं कि here z effective for both 4s and 3D subshell are same, and it does not conclude that removing electron will take place from the 4s subshell first। ये नहीं मान, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि 4s सबशेल से हम पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हमने एक मोर एक्यूरेट मेथड निकाला क्लेमेंटी और रेमोंडी ने, जिससे बताया कि z इफेक्टिव जो है हमारे 4s का कम है 3D से। तो इस वजह से हमने उसे कह दिया कि हम इलेक्ट्रॉन 4s में से इजीली निकालेंगे। पहले वाले में हम कुछ कह नहीं कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे कि भाई किस में से निकाले, तो हमारे क्लेमेंटी और रेमोंडी है हमने एक और नया टाइप का जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला निकाल रखा है जो अभी हम नहीं पढ़ सकते। उससे इन्होंने कहा कि भाई सच में इनका जेड इफेक्टिव 4s का कम आएगा 3D से। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में वही क्वेश्चन वापस से आप खुद भी करके देख लीजिए एक बार। आपने खुद करके अगर देख लिया पॉज करके तो मैं बताना शुरू करता हूँ। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं 3s के लिए फास्फोरस के अंदर। तो फास्फोरस का कई लोगों को नाम पता है एटॉमिक नंबर, तो मैं लिख देता हूँ Z = 15 होता है। तो क्या कहते हैं इसी के साथ हम देखते हैं 3s इलेक्ट्रॉन जो है उसमें फास्फोरस के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। 3s का देखना है हमें, 3s और वो सेम ग्रुप में आ रहे हैं, तो हम 3p को भी हम गिनेंगे अब की बार हम गिनेंगे। कई लोग कहते हैं कि 3p को ना गिने, तो पर हम गिनते हैं क्योंकि वो सेम ग्रुप में आ रहे हैं। जैसे मैंने ग्रुप बनाए, तो मैंने कहा था ग्रुप के बाहर वालों को नहीं गिनते हम, वैसे गिनते हैं जो ग्रुप के अंदर हो बेशक 3p बाद में। तो 3s 1+1 हुआ, तो 1 और 3 4 हो गए। इसके लिए हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, एक बचा है जो, तो 4 × 0.35। उससे कम वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 × 0.85। उससे एक कम वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 1.0, तो 10.2 आ गया। तो जेड इफेक्टिव हमारा 4.8 आ गया। और 3p के लिए अगर हम निकालें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से भी सेम ही होएगा कि सेम ही वो आ रहा है। तो 1+2 लिखा, 1 जिसके लिए निकाल रहे हैं 2 2 4, सेम फॉर्मूला ही आया पूरा, सेम वैल्यू 10.2 10.2 4.8। तो जेड फैक्टर जो है सेम हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो गया, थोड़ा सबशेल्स डिफरेंट हो इधर।
अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं वैलेंस शेल के बारे में और पेरीफेरी के बारे में। पेरीफेरी पेरीफेरी, ये क्वेश्चन है, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन बहुत आसान है, पर ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल में पूछा जाता है, क्योंकि कई बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता कि पेरीफेरी ऑफ एनर्जी एटम में क्या मतलब है, वैलेंस वैलेंस शेल का क्या मतलब है। तो जेड इफेक्टिव हम वैलेंस शेल में निकालते हैं मैग्नीशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो 12 के लिए हम लिख देते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी हुई। बैलेंस शेल पूछा था, तो बैलेंस शेल हमारा 3s हो गया। 3s में हम 1+1 लिखेंगे, तो 1 0.35, 8 इंटू 0.85, 2 इंटू 1.0 भाग कर ही लेंगे, 9.15 आया। जेड इफेक्टिव हमारा कैलकुलेट हो गया। तो ये हमारा बैलेंस शेल था आखिरी वाला। अब आप कहेंगे तो इसमें दिक्कत ही क्या हुई, तो इसमें अभी आपको पता चलेगा कि दिक्कत क्या है। दिक्कत आती है कि फेरी फेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पेरी फेरी जो होती है एटम की, वो होती है कि 3s के भी बाहर गिनेंगे आप। तो मतलब आप 3s के अंदर बैलेंस शेल अगर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को मान रहे हैं कि उसके ऊपर हम गिन रहे हैं। अब की बार हम फेरी फेरी में मान रहे हैं, तो हम 3s के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो देखिए ऐसा आएगा कि अब की बार पेरीफेरी क्या हम गिन रहे हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर हम इसके अकॉर्डिंग गिन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को 0 इंटू 3.85, 0.35 करा। फिर 8 को 0.85 से करा, तो 9.5 आया, जिसकी वजह से जो हमारे जेड इफेक्टिव है वो कम आया। तो पेरीफेरी होता है कि वैलेंस शेल के भी बाहर चले जाओ। अब इसी के साथ हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब कई लोग पूछ रहे थे कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आपने अलग फॉर्मूला बताया है, पर आपने एक एग्जांपल लेकर आया, आप तो बहुत अजीब हो। तो ये लीजिए उसका एक एग्जांपल। जेड फैक्टर कैलकुलेट करिए बैलेंस शेल पे और पेरीफेरी में हाइड्रोजन एटम के। तो जेड फैक्टर हमने बैलेंस शेल में कैलकुलेट करा, हाइड्रोजन 1s1। बैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं था, सिग्मा 0 आ गया। 0 इंटू 0.30 0 हो गया, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं शील्ड करने के लिए, एक लौता है। जैसे हमने पहली लाइन में पढ़ा होगा कि जॉन स्लेटर से पहले ही उसने बता दिया था कि क्या कहते हैं कि उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होएगा, तो शील्ड करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो जेड इफेक्टिव 1 ही आ गया। पर पेरीफेरी पे निकालेंगे तो हमारा कुछ अलग आएगा। अब देखिए, आपने पेरीफेरी पे निकाला अगर, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन गिन लिया जाएगा कि 1 इंटू 0.30 सिग्मा आ गया हमारा। मैं ये लिखना भूल गया, ये लाइन दिक्कत होगी। तो 0.30 हो गया। तो जेड इफेक्टिव जो हमारा है वो 1 माइनस 0.30, 0.70 हो गया कुछ। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया क्या गड़बड़ हुई है। ये देखिए, ये अलग है, और पहले वाला ये इसके ऊपर आना चाहिए था। ये गड़बड़ होगी मेरे से, ये इधर आएगा। तो 1 माइनस 0.30, 0.70 आ गया। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं इसी के साथ। अब आ गया है हमारा अगला टॉपिक कि हम पीरियोडिक वेरिएशन देखें जेड इफेक्टिव की वैल्यूज में। आप कहेंगे आपने तो कहा था पीरियोडिक वेरिएशन हम नहीं पढ़ेंगे आज। ये पीरियोडिक वेरिएशन वैसे नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा टॉपिक की पीरियोडिक वेरिएशन देख रहे हैं। इसकी पीरियोडिक वेरिएशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी की पीरियोडिक वेरिएशन समझने के लिए। इसकी पीरियोडिक वेरिएशन पूछी नहीं जाती है, पर इसकी पीरियोडिक वेरिएशन के बिना मैं आपको बाकियों की समझा नहीं पाऊंगा, ये बहुत ईजी तरीका है समझाने का। क्योंकि तो इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो क्योंकि when we move from left to right in a period, successive electrons are added to the orbital in the same principal quantum number. The shielding of the nuclear charge by the inner core of the electron does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus. जैसे हम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं एक सेम शेल में, तो अंदर वाले शेल के अंदर तो सेम वही शील्डिंग दे रहे हैं, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हुआ, सेम शेल में इंक्रीज हुआ है। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं शील्डिंग में। तो जिस वजह से जो हमारे न्यूक्लियर चार्ज है पर वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं एलिमेंट्स के अंदर।
तो उसकी वजह से हमारे जो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उतनी है, सिग्मा अप्रोक्सीमेटली उतना ही है, पर जेड बहुत हद से बढ़े जा रहे हैं, तो हमारे क्या कहते हैं जेड इफेक्टिव भी बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ हम कहते हैं कि अगर हम निकालें सबकी वैल्यू और तब भी रखें तो भी यही बात आएगी जो हमने अभी डिस्कस करी कि लिथियम की 1.3, बेरिलियम 1.95, बोरॉन 2.6, कार्बन 3.25, नाइट्रोजन 3.90, ऑक्सीजन 4.55, तो ऐसे ही बढ़ती जा रही है। देखिए तो बीरेट का डिस्कशन हमारा हो गया। हमारा डिस्कशन होएगा ग्रुप का। In a group, as we go down a group, the outermost electron being slightly increased farther from the nucleus. There is an increase in shielding of the nuclear charge by the electron in the inner levels. In this case, the increase in shielding outweighs the increasing nuclear charge. अगर हम ग्रुप के नीचे जाए तो एक पूरा शेल ऐड हो जाता है। शेल ऐड होने की वजह से सिग्मा अंदर शील्डिंग के लिए एक शेल बढ़ गया, तो जिसकी वजह से शील्डिंग बहुत हाई लेवल से बढ़ती है, जेड बहुत हल्के हल्के बढ़ रहा होता है, तो जेड इफेक्टिव हाई लेवल से डिक्रीज होता है। हाई लेवल भी नहीं पर अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं हाई लेवल होता है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, हाई लेवल से इंक्रीज नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज होता है। तो इन जेड इफेक्टिव वैल्यूज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल्स, अ स्लाइट इंक्रीज, जैसे मैंने अभी कहा कि स्लाइट इंक्रीज होता है, वो ऑब्जर्व होता है व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, बट अल्कली मेटल हैड इक्वल जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू 2.2। जो हमने अल्कली मेटल का निकाला था 2.2 आया सबका ज्यादातर, जो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग जेड इफेक्टिव था आउटर इलेक्ट्रॉन का, बस एक्सेप्शन ये है कि लिथियम का जेड इफेक्टिव 1.3 था। दिस वाज लिमिटेशन थ्रू द स्लेटर रूल। स्लेटर रूल की लिमिटेशन अल्कली मेटल्स बने कि उनकी सबकी ज्यादातर की वैल्यू सेम आ रही थी जेड इफेक्टिव की, जिसकी वजह से हमारा क्या कहते हैं क्लेमेंटी एंड रोईमोंडी मेथड बहुत फेमस हुआ। So due to which Clementi and Raymond method have giving a more accurate steady increase in Z effective values down a group for all groups. For example, हाइड्रोजन से लिथियम का हमने लिखा, अगर हाइड्रोजन बेशक अल्कली मेटल नहीं है पर ले लेते हैं ग्रुप 1 के अंदर डिस्कस करता है मेनली क्योंकि अच्छा लगता है ग्रुप 1 में साथ में लिखे तो। जिनके इसके 1.0, क्लेमेंटी रेमोंडी के साथ से 1.0, लिथियम के 1.3 जैसे बताया, और बाकी सबकी 2.2 आ रही थी, करेक्ट 2.2 आ रही थी, अप्रोक्स भी नहीं करेक्ट। पर क्लेमेंटी ने और रेमोंडी ने बताया, क्लेमेंटी एंड रेमोंडी ने बताया कि इसकी 1.279, 2.507, 3.495, 4.985। अब आप कहेंगे 2.2 और 4.985 में तो बहुत फर्क है, पॉइंट के अंदर फर्क बता दे तो मैं मानता भी। तो जी ये मैंने आपको कहा था एक एम्पेरिकल टाइप है, तो इसके अंदर एम्पेरिकल आपने क्या लिया है कि 5 लिया है, 10 लिया है, 12 लिया है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ एम्पेरिकल, यहाँ पे कुछ कम था एम्पेरिकल, यहाँ एम्पेरिकली वैल्यू ज्यादा ले ली है, तो इस वजह से हम इजीली इसको डिस्कस कर पा रहे हैं। तो हम अपनी अगली वीडियो जल्दी रिलीज करेंगे, तो जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाल रंग का जो घंटा है सब्सक्राइब का उसको सब्सक्राइब करें, उसके साइड वाले घंटे को बजाएं, भम भम। तो इसी के साथ थैंक यू दी एंड बाय वीके जी भैया।